Hello guys and welcome back to my channel SIRF IAS। तो साथियों, इन्वायरमेंट की शंकर IAS के 9th एडिशन की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 7 जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज़, उसका पार्ट 3। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो भैया, मैंने जैसे बताया कि लास्ट वाले पार्ट में हमने बताया था कि हम आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में पाम ऑयल से शुरू करवाएंगे, तो हम पाम ऑयल से शुरू करवा रहे हैं। तो पाम ऑयल के बारे में जानेंगे और इसका इन्वायरमेंटल इशू क्या है, जिसमें इंडिया का रोल क्या है, हम यहाँ पे सब कुछ ज़रा सही से समझते हैं। तो देखिए, अब बात ये होती है कि ऐसा कब होता है जब व्हेन फॉरेस्ट श्रिंक सो डज द होम ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। ऐसे सिंपल सी बात है कि जब आप भैया जंगलों को काटना शुरू कर दोगे और वो जंगल कम होना शुरू हो जाएंगे, तो बेचारे जो वहाँ पे स्पीशीज़ रह रहे हैं, जो ऑलरेडी खतरे में हैं, वो भी जो उनका घर छीनेगा, तो वो ऐसे ही जो है वो लोग भी, उनकी भी मात्रा कम होने लग जाएगी। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए, इसको और चीज़ समझिए गौर से। देखिए, जो पाम ऑयल है, आज आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है पाम ऑयल। ये एक मेन ग्लोबल सोर्स है वेजिटेबल ऑयल का, है ना। आप देखते होंगे, हालांकि बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ चलो ठीक पड़ जाता है। और आपने सस्ते तले भुने चीज़ों में पीछे देखा होगा कि पाम ऑयल इसमें पड़ा होता है। तो पाम ऑयल एक मेन ग्लोबल सोर्स इमर्ज होकर आ रहा है वेजिटेबल ऑयल का। क्यों? क्योंकि आसानी से अवेलेबल हो जाता है, इसका यूज़ बहुत तरीके से हो जाता है, बहुत भारी मात्रा में उपजता है, सस्ता होता है दूसरे वेजिटेबल्स ऑयल के कंपैरिजन में। और पाम ऑयल जनरली बेचा जाता है वेजिटेबल ऑयल के नाम पे। आपने आजकल देखा होगा, आजकल तो बड़ा यूट्यूब पे बहुत सारी नॉलेज है, तो उस पर आपने देखा होगा कि जो पैकेट होता है उसके पीछे लिखा होता है कि भैया पाम ऑयल है इसके अंदर। तो बड़ा यूट्यूबर्स या बहुत सारे ऐसे डाइटिशियंस बताएंगे कि देखो इस तरह की चीज़ें नहीं खाओ, हेल्थ पे इम्पैक्ट आ जाएगा, ये है वो है ना। तो वो कुल मिला के आजकल पाम ऑयल बहुत जगह यूज़ हो रहा है। तो पाम ऑयल की बात करें तो ये करीब 33% पूरे वर्ल्ड के वेजिटेबल ऑयल के प्रोडक्शन मिक्स का है। और इंडोनेशिया और मलेशिया ही ऑलमोस्ट 87% प्रोडक्शन पाम ऑयल का कंट्रीब्यूट कर देते हैं। वही जगह चाइना और इंडिया 34% इंपोर्ट कर रहे हैं पाम ऑयल का। आप सोच लीजिए क्या हालात हैं। तो जो खाने वाला तेल होता है पूरे विश्व भर में, उसका जो कंजम्पशन है वो पहले हुआ करता था 123 मिलियन मेट्रिक टन, जिसे हम लोग MMT कहते हैं। ये 2007 की बात मैं बता रही हूँ आपको। और ये बढ़ के 158 मिलियन मेट्रिक टन हो गया था 2012 में। और बाद में तो समझ लीजिए क्या ही हालत है इसकी। तो जो ग्रोथ है वो क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाने वाले बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, खासकर इंडिया जैसी, इंडोनेशिया जैसी, चाइना जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो है पाम ऑयल का, तो वो 48.7 मिलियन मेट्रिक टन, ये लार्जेस्ट कंज्यूम एडिबल ऑयल है पूरे ही विश्व के अंदर। तो पाम ऑयल का बहुत यूज़ है। अब देखिए, जैसे जैसे पाम ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या होगा, चीज़ें भाई उनको भी तो जो है, जो वहाँ के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको साफ़ करा जाता है। क्यों? क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्लांटेशन करना पड़ेगा ना। और प्लांटेशन करने के लिए चाहिए लैंड, और लैंड चाहिए के लिए सबसे बढ़िया है भैया फॉरेस्ट काटना शुरू कर दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये से WWF की इस रिपोर्ट के हिसाब से, एस्टिमेट के हिसाब से, जो पाम ऑयल के प्लांटेशन बढ़ा है लाइकली इससे 4 मिलियन हेक्टर, मतलब केरला जितना बड़ा है ना, केरला के दुगने साइज़ का फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा 2020 ही तक, इन्होंने कह दिया था इस बात को। तो और डिफॉरेस्टेशन जो ये होगा, ठीक है, ये होगा, इससे क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है। नुकसान की तो पूछिए ना। ठीक है। और लेकिन जो ये करा जाएगा वो जरा बहुत जगह नहीं, जो फॉरेस्ट काटे जाएंगे, ये जो आपके बड़े बड़े एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका बोर्नियो, एक सेकेंड, बोर्नियो हो गया, उसके अलावा पपुआ न्यू गिनिया हो गया, सुमात्रा आइलैंड, कॉन्गो बेसिन अफ्रीका के अंदर, ये सब, इन सब जगहों पे होगा डिफॉरेस्टेशन। और
जो ये ट्रीज जलाए जाएंगे है ना, ये जो गिरेंगे, इसका इम्पैक्ट पॉपुलेशन पे भी बहुत ही गहरा पड़ेगा, इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ पे भी पड़ेगा, जैसे कि सुमंत्रन टाइगर्स हैं वहाँ पे, है ना। इसके अलावा राइनोज हैं, औरंगुटान्स हैं, ये सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एडवर्स इम्पैक्ट लोगों की हेल्थ पे पड़ेगा, वहाँ की लोकल लाइवलीहुड को भी डिस्टर्ब करेगा, बड़ी समस्याएं आएंगी। अच्छा, और समझिए, अगर देखो ग्लोबल लेवल की बात करें तो जो इम्पैक्ट है फॉरेस्ट लॉस का इवन और ज़्यादा ड्रामेटिक पड़ने वाला है। क्या ड्रामेटिक पड़ने वाला है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस निकलेगी ना, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से हो जाएगी भैया ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो हर तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब आप कहेंगे ये तो भैया मैम ये तो बहुत समस्या है, क्या बताएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, है ना। जहाँ जो करना चाहते हैं एक चीज़ को लेते हैं तो एक चीज़ से नुकसान हो जाता है। तब देखो भैया एप्लीकेशंस पाम ऑयल की कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो पाम ऑयल, समझो। सबसे पहले खाने की बात करते हैं ना, फूड बेस्ड एप्लीकेशन क्या है। देखो भैया, खाने के तेल के तौर पे, कुकिंग ऑयल के तौर पे ही काम करता है। उसके बाद जो मक्खन होता है, बटर, उसके सब्स्टिट्यूट पे काम करे ले रहा है, लो भैया खाओ। वनस्पति वेजिटेबल घी होता है ना, उसके बाद कुछ कन्फेक्शनरी या बेकिंग फैट्स में डाल देते हैं इसको उठा के, आइसक्रीम में डालते हैं, कॉफ़ी क्रीमर्स में डालते हैं, मल्सीफायर, विटामिन ई सप्लीमेंट, अमंग अदर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने को मिलती हैं। अच्छा, क्या मैम नॉन फूड एप्लीकेशन भी है? बिल्कुल है। कॉस्मेटिक्स में पड़ रहा है ना, टॉयलेटरीज में पड़ रहा है, सोप डिटर्जेंट में पड़ रहा है, ओलियो केमिकल इंडस्ट्री पे यहाँ पे एज अ बेस मटेरियल यूज़ हो रहा है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट में, हाउस होल्ड क्लीनर्स के तौर पे, कॉस्मेटिक्स में तो मैंने बता दिया। तो सोचो, हाँ, मतलब जो USDA है उसके एस्टिमेट के हिसाब से 75%, 75% जो पूरे विश्व का ऑयल कंजम्पशन है वो फूड पर्पस के लिए हो रहा है, वाइल 22% जो है वो इंडस्ट्रियल और नॉन फूड पर्पस के लिए हो रहा है। बाकी का जो बचा हुआ वो छोटी मोटी क्वांटिटी में बायोडीजल के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो छोटी मोटी बात नहीं है यहाँ पे, आप समझे। अब देखिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं जब ये पाम ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसके प्रोडक्शन के टाइम पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं समझाते हैं। देखिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत इजी है, समझ में आएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर देखोगे फॉरेस्ट को ही तो जो है साफ कर करके वहीं पे तो जो है प्लांटेशन करा जाता है ना। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। तो स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो फॉरेस्ट कवर है बोर्नियो के आइलैंड में, ये बहुत कम हो गया है। पहले हुआ करता था 73.7% 1985 में, और ये 2005 में ही घट के हो गया था 50.4%। वाइल जो प्रोजेक्टेड कवर था 2020 में, ये तो मात्र 32.60% रह गया था। तो फॉरेस्ट कवर सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह का भी बहुत अलार्मिंग लेवल से घट रहा है। समझ गए डिफॉरेस्टेशन। दूसरा, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या होता है भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का। होता है कि नहीं होता है? देखो, बायोडाइवर्सिटी लॉस के कंसर्न डायरेक्टली नेचुरल फॉरेस्ट के ही लॉस होने से रिलेटेड हैं, समझे। फॉर एग्जाम्पल, जो ओरंगुटान के हैबिटेट हैं, इनको खतरा है पाम ऑयल के प्रोडक्शन से। 1900 में यहाँ पे करीब 3,15,000 ओरंगुटान हुआ करते थे इंडोनेशिया और मलेशिया में। आज के टाइम 50,000 से भी कम है, पूरे वाइल्ड स्प्लिट हैं और छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में दिख जाएं तो दिख जाएं। तो पाम ऑयल की इंडस्ट्री सबसे बड़ा खतरा है ओरंगुटान के लिए। कुछ स्पीशीज़ एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं पिछले 12 सालों में, हमने ये चीज़ देखी। एक प्रॉब्लम और है कि भाई देखिए, इनका नेचुरल फॉरेस्ट हैबिटेट टूटता है पाम ऑयल डेवलपमेंट के चलते में। तो सीरियस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, जैसे एलिफेंट के साथ कन्फ्लिक्ट। अब एक बात बताइए कि हमारे घर में कोई चला आए तो हमारा उससे झगड़ा होगा कि नहीं होगा, आमना सामना होगा कि नहीं होगा। सेम तरह से जब आप फॉरेस्ट क्लियर करते हो तो वहाँ पे भी तो एलिफेंट रह रहे हैं, तो एलिफेंट सामने आएंगे, फिर ह्यूमंस के साथ जो है वो होएगा, पाम ऑयल खेलेंगे, तो फिर ये एक समस्या है। तीसरा, अब देखो सारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड है फॉरेस्ट से ही। तीसरा हो गया क्लाइमेट चेंज। देखो भैया, 15% तो जो ह्यूमन इंड्यूस ग्रीन हाउस गैस हैं, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती हैं। अब आपको अच्छे से पता है, फॉरेस्ट कम होंगे
तो क्या होगा, पीट लैंड एमिशन होगा, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से प्रॉब्लम्स इशू होंगी। तो एज जो लैंड है मिनरल सॉइल में वो भाई लेस रेडली अवेलेबल होगी, और जितना पाम ऑयल के लिए आप ऑयल पाम जो है एक्सपैंड करोगे पीट लैंड के ऊपर, इतनी समस्या। तो जैसे एरियाज, ये वाले जो एरियाज हैं वो जैसे ड्रेन होंगे तो पीट लैंड फिर ऑक्सीडेशन होगा उसका, इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है ना, बहुत लंबे वक्त तक होगी। और ग्रीन हाउस गैसेस के भी इम्पोर्टेंट सोर्सेस जो कि पाम ऑयल से रिलेटेड होते हैं, ये भी वो ये है कि फायर्स का यूज़ करना, उस समय भाई आग लगाते हैं ना लैंड को क्लियर करने के लिए, मीथेन निकलती है जब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट करते हैं पॉन्ड्स का, पाम ऑयल मिल्स की। तो उसके अलावा फॉरेस्ट जो है उनको भाई ड्रेन करते हैं, जलाते हैं, तो इससे क्या होता है कि बड़े लेवल में धुंध जैसी, हेज़ जैसी हो जाती है, जिससे लोगों की हेल्थ ख़राब हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो ये क्लाइमेट चेंज की समस्या। अच्छा, एक समस्या और जो कि क्या है, यूज़ ऑफ, सब इसी से रिलेटेड है, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। अब ये क्या समस्या है, देखिए जब पेस्टिसाइड्स का मिसयूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स का मिसयूज़ होता है, ठीक है ना, अब होता कैसे है कि भैया सीधी सीधी बात है, फ्रीक्वेंटली होता है, देखा गया है, एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट है ये ऑयल पाम कल्टीवेशन का। जनरली देखें तो पेस्टिसाइड जो है का जो यूज़ होता है वो कम होता है बहुत सारे दूसरे क्रॉप्स में, बट जो केमिकल कुछ यूज़ होते हैं उनका बहुत बड़ा रिस्क होता है टू ऑपरेटर्स और स्मॉल होल्डर्स और एनवायरनमेंट के ऊपर। और ये सारे जो खतरनाक केमिकल्स हैं, उसमें हर्बिसाइड, पैराक्विड, ये सब बहुत बड़ा रीज़न है कंसर्न का, ठीक है ना, बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, ठीक है। और जो पेस्टिसाइड्स एक्शन नेटवर्क एशिया एंड पैसिफिक है, इसने कहा भी है कि बैन लगाया जाए पैराक्विड प्रोडक्शन पे, और इतने तरह के जो जगह जगह के टाइम पे यूज़ होता है इनका, बट खैर उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, क्योंकि अभी तक बहुत लेवल पे मन नहीं रहे हैं ना, जब मनने लग जाएंगे तब समझ में आने लग जाएगा। चलो अब थोड़ा सा इंडिया के रेफरेंस में बात कर ली जाए, इंडिया और ऑयल पाम के बारे में। हाँ चलो शुरू करा जाए। बात ऐसी है कि इंडोनेशियन जो पाम ऑयल कंपनीज़ हैं वो पाम ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं कैसे, बिल्कुल तरोताज़ा रेन फॉरेस्ट जो वहाँ के होते हैं उनको काट छाट के वहाँ प्रोड्यूस करती हैं। टाइगर हैबिटेट जो इंडोनेशिया में, सब एकदम काट छाट दिए, जानवर रह ही रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इंडिया का जो ह्यूज पाम ऑयल होता है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंडोनेशिया से मंगवा लेते हैं, और ये बढ़ रहा है इस अब देखो हम जब खूब मात्रा में अपने यहाँ कर नहीं रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, तो इससे पता है क्या हो रहा है, और ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो और काट रहे हैं धड़ाधड़ वो रेन फॉरेस्ट को। हाँ, तो अब इस तरह से देखा जाए इंडिया की जो पाम ऑयल की डिमांड है उसकी वजह से इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ऑब्वियस है ना, प्लांटेशन और बढ़ाएंगे वो डिमांड को पूरा करने के लिए ग्लोब की, है ना, वेजिटेबल ऑयल के लिए। वेजिटेबल ऑयल क्या, पाम ऑयल को यूजली इसी नाम से बोल दिया था। आप देखिए ना चिप्स के पैकेट पे भुनी तलिया वाली वो क्या कहते हैं उसको, नमकीन के पैकेट पे पीछे लिखा होगा पाम ऑयल। तो उससे क्या हो रहा है भाई, फॉरेस्ट कहीं के हों, चाहे हमारे देश के हों और चाहे विदेश के हों, वो फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट तो इस पूरी पृथ्वी के ही ऑक्सीजन पे कर रहे हैं ना। तो अब वहाँ पे भी अगर होगा तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये समस्याएं हैं। तो आप कहेंगे कि मैम क्या कंजम्पशन का लेवल है पाम ऑयल का इंडिया के अंदर। देखिए पाम ऑयल इंडिया की इंपोर्ट में बहुत बड़ा जो है एक हिस्सा अपना रखता है। पिछले 20 सालों से तो बहुत हो रहा है, 20-25 सालों से, है ना, क्योंकि आराम से इधर उधर ले जाओ, फ्लेक्सिबल है, कंज्यूमर इजली जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, खा लेता है इसको, कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से सही है, अवेलेबल हो जाता है, सस्ता है, ठीक है ना। इंडिया बहुत बड़ा इम्पोर्टर है पाम ऑयल का, और भाई सस्ता है ऑयल है ये, और पाम और हमारे यहाँ की जो जनता है वो सस्ता ऑयल ही अफोर्ड करना चाहती है। तो पाम ऑयल करीब 74%, ये तो 2012 का डेटा है, हाँ,
उस हिसाब से 74% कंट्रीब्यूट करता है टोटल एडिबल ऑयल का, जो हमारे देश के अंदर उस समय इंपोर्ट करा जाता था। ऑलमोस्ट 90% जो पाम ऑयल इंपोर्ट हैं और प्रोड्यूस करे जाते हैं डोमेस्टिकली, वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने खाने और फूड पर्पस के लिए, वाइल जो बाकी बचा है वो मैंने बताया इंडस्ट्रियल नॉन एडिबल पर्पस के लिए। तो पाम ऑयल एक लौता अब सिंगल लार्जेस्ट कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल बन गया है इंडिया के अंदर। आप कहेंगे मैम यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है क्या पाम ऑयल, क्या प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर? देखिए, हम वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, लेकिन तब भी अगर हम ये देखें कि हम कितना पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत ज़रा सा करते हैं। 0.2% से 3% के आसपास हम टोटल वर्ल्ड प्रोड्यूस का कर रहे हैं सिर्फ, मतलब बढ़ा है थोड़ा ये, तो 22.7% से ही बढ़ा है जो है पिछले कुछ सालों में, और मतलब अब तो और ही बढ़ा है, तो पुराने डेटे के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट इसका भारी मात्रा में कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे मैम किस स्टेट में जो है वो पाम ऑयल को प्रोड्यूस करा जा रहा है इंडिया के अंदर, है ना? इसमें बताऊं आपको दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश है वो लार्जेस्ट लीडिंग पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, मतलब करीब 86% जो अप्रॉक्सीमेटली प्रोड्यूस करता है देश का, वो आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश के बाद वही समझ लीजिए केरला करता है वही 10% के अराउंड, कर्नाटका फिर आ जाता है 2% के अराउंड, और भी स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, साउथ की स्टेट्स इसमें सारी हैं। अब मेजर कंस्ट्रेंट क्या है जो हम डोमेस्टिक कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं पाम ऑयल का? भाई इतना कम क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो सबसे पहली बात तो यही है साथियों, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन। ये क्या है? देखिए, जो लोकेशन चाहिए पाम ऑयल ट्रीज को, है ना, वो चाहिए होता है विद इन 8 डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर पे। यहाँ हमारा इससे मामला फंसता है। दूसरा है हमारा इरिगेशन। देखो भैया, पाम ऑयल को लगातार पानी की ज़रूरत होती है पूरे साल, हालांकि ये ड्राई पीरियड्स में 3 से 4 महीने रह लेते हैं, डिपेंड करता है सॉइल कैसा है, बिना इरिगेशन के भी रह लेंगे। तो इसलिए नीचे ऑयल पाम्स को ग्रो करा जाता है भाई केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा में और कुछ दूसरे एरियाज़ में, बट लेकिन इरिगेशन के साथ करा जाता है। तो ये प्रेशर हमारे हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम पे डालेगा ना, पानी की इतना थोड़ी ना पानी अवेलेबल है बहुत मात्रा में। तीसरी बात आती है इसका जेस्टेशन पीरियड। अब बहुत लंबा है, पाम ऑयल बहुत टाइम लेते हैं दूसरे ऑयल सीड से कंपैरिजन में, अगर आप मस्टर्ड वगैरह को देखो तो। हालांकि फार्मर्स को रुकना पड़ता है 4 सालों के लिए, ट्रीज़ जब इंडिया के अंदर जब उपज देते हैं 4 साल। छोटे छोटे जो स्मॉल फार्म होल्डिंग्स है इंडियन फार्मर्स के, जनरली वो मुश्किल होता है ना, 4 साल तक उनको पालो फिर पैसा मिलेगा, तो ये दिक्कत है। इन्वेस्टमेंट की कमी होती है कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा, भाई मलेशिया, इंडोनेशिया में बहुत पैसा वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। तो क्या सरकार ने कोई पॉलिसीज़ लेकर आई प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से लेके पाम ऑयल को? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या सब्सिडीज़ दी गई थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इम्पोर्टेड पाम ऑयल के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने सब्सिडाइज करा इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के तहत, कि भैया ताकि क्या हो, रिलीफ मिले पर्टिकुलर जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के जो हाउस होल्ड हैं उनको, कि भैया एडिबल ऑयल के प्राइजेस जो बढ़ते हैं उससे इनको थोड़ी राहत मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अप टू 10 लाख टन का इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स का। 2008 में, ये पुरानी बात है, चलिए फिलहाल स्कीम बहुत सारी आई हैं, मुद्दे मुद्दे में बता देती हूँ आपको, है ना। ऑयल पाम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे आए, इन्होंने लॉन्च किया था 91-92 में ही, 91-92 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पल्सेस को। फोकस ये था कि हम एरिया पाम ऑयल कल्टिवेशन का बढ़ाएंगे। फिर 2004-05 में ईसोपॉम आया, दैट इज़ इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेस, ऑयल पाम मेज वगैरह, तो ऐसे कई चीज़ें चलती रहती हैं। 11-12 में देखा तो गवर्नमेंट ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन प्रोग्राम लेकर आई थी कि इसके माध्यम से 60,000 हेक्टर एरिया पाम ऑयल की कल्टीवेशन में आएगा। अब हम बात करेंगे RSPO की, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल ऑयल, ठीक है। देखो, RSPO जो है वो 2004 में इस्टेब्लिश करा गया था, किस लिए? ताकि प्रोडक्शन
और यूज़ सस्टेनेबल पाम ऑयल का बढ़ाएं। किसके लिए? फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो RSPO की जो ये एक मेंबरशिप है जो बेस्ड है RSPO एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए है? विथ ऑयल पाम ग्रोवर्स इसके अंदर है, जो ऑयल पाम को ग्रो करते हैं, पाम ऑयल प्रोसेसर हैं, ट्रेडर्स होते हैं इसके अंदर, कंज्यूमर गुड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और NGOs हैं, रिटेलर्स हैं, सब इनमें हैं। तो इसके अंदर कुछ 8 प्रिंसिपल्स आपको बताती हूँ फॉर ग्रोअर्स टू बी RSPO सर्टिफाइड। पहली चीज़ तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी से, है ना, कुछ चीज़ छुपानी नहीं है। दूसरा, कंप्लायंस, आपको जो लॉज हो, रेगुलेशंस हो, उनके साथ मिलके चलना पड़ेगा। तीसरी बात, कमिटमेंट आपकी रहेगी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए। चौथी बात, आपका अप्रोप्रिएट बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ होगा ग्रोवर्स और मिलर्स के द्वारा। पांचवी बात, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंजर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, बायोडाइवर्सिटी का। छठी बात कि रिस्पॉन्सिबल कंसिडरेशन है एम्प्लॉयज़ का, साथ में इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ जो भी ग्रोवर्स और मिल्स के द्वारा अफेक्ट होती हैं। उसके अलावा कि रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट है न्यू प्लांटेशन का। और लास्ट में कमिटमेंट है कि हम कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ एक्टिविटी में। तो ये कुछ बातें हैं। तो क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा? RSPO का क्या इम्पैक्ट है थोड़ा समझते हैं। आज के टाइम पे देखा जाता है तो 14% प्लस पाम ऑयल जो ग्लोबली है वो सर्टिफाइड है इस RSPO के द्वारा। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि पाम ऑयल खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पाम ऑयल को जैसे प्रोड्यूस करते हैं वो एक प्रॉब्लम है, इसको समझिएगा, है ना। क्योंकि जब इसको प्रोड्यूस करने के लिए तो सब काट पीट रहे हैं ना, वो खुद में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको बिना रुके सप्लाई देनी है एक साफ पाम ऑयल की, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप प्लांट, ये जो पेड़ क्यों, फॉरेस्ट मत काटो ना। फॉरेस्ट काटोगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और सोशल प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो सारी कंपनी जो प्रोड्यूस करती हैं, ट्रेड करती हैं पाम ऑयल को, उनको ये कि कोई सस्टेनेबल पाम ऑयल की तरफ बढ़े। जब भैया खा लोगे, पी लोगे, ख़त्म कर दोगे, सवेरे पच जाएगा, निकाल दोगे, लेकिन फॉरेस्ट जब कम होंगे ना, तब समझ लो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का वो घर है, साथ में तुम्हारी जो सांसें आ रही हैं वो सब गड़बड़ा जाएंगी। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर का। हाँ, क्या है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर? देखिए, बीज जो होती हैं, क्या चीज़, एक सेकेंड, बीज, ये मक्खी, ये जो है दे आर वन ऑफ द माइग्रेट ऑफ अदर एनिमल, जैसे कि बर्ड्स, बैट्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज, है ना, इन सबको कहते हैं पॉलिनेटर्स। अब पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? आपने बचपन में ही इस बारे में देखा होगा कि जब भैया प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो अपने पॉलिन ग्रेन्स के माध्यम से करते हैं। हाँ, अच्छा, मैं जो स्टार्टिंग में बोल दिया वो ऐसे समझ लीजिए कि माइग्रेट का क्या मतलब होता है ना, कि बहुत बड़ी संख्या में अगर हम देखें तो अभी देखो बेशुमार। अब देखो यहाँ पे समझो कि पॉलिनेटर्स का काम ये लोग कैसे करते हैं, हम यहाँ आपको बताना चाहते हैं। देखिए, पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, वो पॉलिन और सीड्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। देखो, ह्यूमंस तो है नहीं, है ना, रिप्रोड्यूस करने आपस में आ गए। अब जो प्लांट है वो भी तो रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत सारी मात्रा से, जैसे विंड, वाटर, हाँ, और ये जो इंसेक्ट्स हैं, इनके माध्यम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं। अब वो ग्रेन्स उड़ के चले जाएं, बह के चले जाएं, या इंसेक्ट्स के पैरों में चिपक जाएं, ये यहाँ बैठेगा, फिर यहाँ से किसी और प्लांट में बैठेगा, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये सारे बर्ड्स, बैट, बीटल, बटरफ्लाई, ये सब पॉलिनेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये पॉलिन और सीड्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करते हैं और प्लांट को फर्टिलाइज करते हैं, ताकि ये ग्रो करे और प्रोड्यूस करे खाने को, है ना। मतलब कुल मिला के ये भारी बात होती है। अब देखिए, जब फर्टिलाइज होता है प्लांट तभी तो वो ग्रो होता है, और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इससे मदद मिलती है एटलीस्ट 30% वर्ल्ड का जो क्रॉप है, और 90% जो हमारा
वाइल्ड प्लांट है ना, उसमें, और बिना अगर बीज नहीं हुई तो आप समझ लो तो सीड्स कैसे स्प्रेड होंगे। बहुत सारे प्लांट जैसे फूड क्रॉप्स वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसा ख़राब चीज़ नहीं, ये इतने हार्ड वर्किंग इंसेक्ट है। एक्चुअली ये हमारे एक तरीके से फेवरेट फूड को हमारी जो टेबल पे रखने आता है ना, हम जो खाते हैं ना फेवरेट फूड हमारा, इसके लिए बीज बहुत मददगार है। सिर्फ आप उनको बुरी नज़र से नहीं देख सकते, चाहे वो सेब हों, एप्पल्स हों, चाहे वो आमंड्स हों, पम्पकिन हो, सब कुछ हमारे हमारे पम्पकिन पीस, ये सब बीज को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन है ना, ना वो कंडीशन जिसे कहते हैं हम लोग कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, और इस कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर की वजह से बीज की पॉपुलेशन घट रही है। मतलब ये समझ लो कि जो खाना आप खा रहे हो ये रिस्की हो गया, अब आगे कैसे मिलेगा। तो ये CCD जो है, कैफ़े कॉफ़ी डे नहीं, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, ये एक नया टैग नेम दिया गया है ऐसी कंडीशन को जो बता ही नहीं पा रही, अनएक्सप्लेन्ड रैपिड लॉस हो रहा है बीज की कॉलोनी की अडल्ट पॉपुलेशन का। सब घटता जा रहा है, ख़त्म होते जा रहे हैं। इतनी सडन लॉस जो इन बी पॉपुलेशन का हो रहा है विद वेरी फ्यू डेड बीज। कॉलोनी के पास अगर हम देखते हैं तो मरी हुई बीज बहुत कम पाई जा रही हैं। जो क्वीन होती है, आप जानते हैं रानी मक्खी होती है ना, क्वीन होती है जो ब्रोड होती है, यंग होती हैं, वो रहती हैं, और कॉलोनीज रिलेटिवली वो हनी छोड़ती, मतलब होता ही है हनी, और पॉलन रिजर्व्स होते हैं। बट हाइव्स कैन नॉट सस्टेन देमसेल्फ विदाउट वर्कर। अब ऐसे कैसे रहेंगे, वर्कर बीज होंगी ही नहीं, तो इवेंचुअली ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सब जो देखने को मिल रहा है, इससे लॉस हो रहा है बी की कॉलोनी का, एंड इसे ही हम कह रहे हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। तो रिडक्शन या फिर लॉस बी की पॉपुलेशन का ये देखने को मिला है इतिहास के अंदर, एंड इसे जाना जाता है इस नाम से, सच एज डिसअपेयरिंग डिजीज़ या स्प्रिंग ड्विंडल, या इसे कहते हैं मे डिजीज़ या ऑटम कोलैप्स, है ना, एंड फॉल ड्विंडल डिजीज़। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये मतलब कहा जाता है। सिम्टम्स क्या हैं थोड़ा ये समझिए। इसके अंदर आपको कोई अडल्ट बीज नहीं मिलेंगी, बहुत ही कम, या कोई नो डेड बीज मिलेंगी कॉलोनी के आसपास। दूसरा होता है कि कंटेन कैप्ड ब्रोड यहाँ पे यंग बीज को कहते हैं। तीसरा कि इसमें फूड स्टोर्स मिलेगा जिसे कोई आसपास की बीज ने नहीं रॉप किया होगा या कॉलोनी पेस्ट ने नहीं जो है रॉप किया होगा। चौथी, वर्कर बीज जो हैं वो वापस नहीं आ पाती कॉलोनी में फ्रॉम फ्लाइट, है ना, उड़ के नहीं आ पा रही। वर्कर बीज फेल टू रिटर्न टू कॉलोनी फ्रॉम फ्लाइट। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों ही हो रहा है, हैं, मतलब क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ है मैम? देखो भैया, प्रॉब्लम यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम नहीं दिखती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम दिख रही हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो खिल जाते हैं पहले ही, जितने टाइम पे खिलने चाहिए उसके पहले ही खिले जा रहे हैं। तो जब पॉलिनेटर्स निकल के आते हैं फ्रॉम हाइबरनेशन, ठीक है, वो सो के जगह, पॉलिनेटर्स का काम क्या है, पॉलन ग्रेन्स को इधर करना। अब वो तो सोएंगे जाड़े बाड़े में, अब वो पहले ही फूल उग गया। अब वो जब हाइबरनेशन से उठकर आए तो जो फ्लावर हैं, जो फूड प्रोवाइड करते थे, अब वो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लूम हो चुके हैं। अब ये क्या करें, ये तो वही वाली बात हुई कि आप सो रहे थे और खाना पहले ही बन गया, सबने खा लिया, अब रखा है, या जो है आपको वही है। तो पेस्टिसाइड, दूसरा रीज़न कि पेस्टिसाइड में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। जैसे ये आप देख रहे हो ना, तो नियोनिकोटिनॉइड्स जो कि एक न्यूरो एक्टिव केमिकल होता है, ये पेस्टिसाइड नहीं है जिनका एम होता है कि दूसरे इंसेक्ट को मार दें, है ना, क्या बीज को ही मार दें, बल्कि क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स जब नेक्टर में आते हैं तो पॉलेंस हो सकता है उनके साथ इंटरफेयर करें, और उनके साथ हनी बीज इंटरफेयर करती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो गैदर नहीं कर पाती पॉलन को, और वो सेफली वापस रिटर्न नहीं कर पाती हैं, है ना, ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक ये देखिए, वेरुआ माइट पैरासाइट है। तो यूरोपियन फाउल ब्रोड एक बैक्टीरियल डिजीज़ होता है जो बढ़ता जा रहा है, यूएस की बी कॉलोनीज़ के अंदर देखने को मिला है। माइक्रोस्कोपिडियन फंगस नोसेमा, और ये एक वजह। अच्छा, मैल न्यूट्रिजन क्या, देखो जो बी कीपर्स हैं वो कलेक्ट करते हैं या स्टील करते हैं बीज, हनी को, है ना, वो देखिए शहद को नहीं निकाल लेते हैं ताकि ह्यूमंस खाएं। और होता क्या है, इससे ये
इंसेक्ट का फूड छीन ले रहे हैं। तो इसके बाद ये इसको रिप्लेस करते हैं काफ़ी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से। तो बीज जो है ना वो पूरी तरह से पोषित नहीं हो पाती, कुपोषित रह जाती है, मैल नरिश हो जाती हैं, और इससे इनका इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर होता जा रहा है। रिसर्चर्स ने देखा है कि कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो बीज को जिनकी ज़रूरत है, जो वो हनी से पाती थी, वो मिल नहीं पा रही हैं इस कॉर्न सिरप से। तो क्या जिंदा कैसे रहेंगी? तो जब हनी बीज अपना नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स से, तो ये पॉलेंस को भी गैदर करती हैं, और एक सब्सटेंस कहते हैं इसको प्रोपोलिस, जो ये यूज़ करती हैं वैक्सी हनीकॉम्ब्स के लिए। और ये जो पॉलेंस हैं और जो प्रोपोलिस है, इनमें 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, जिससे जो बीज है उसके सेल्स डिटॉक्सिफाई होते हैं, और उससे बीज प्रोटेक्ट रहती है पेस्टिसाइड और माइक्रोब से भी। अच्छा, उसके बाद एक प्रॉब्लम है मेटल पॉलिनेशन की, सॉरी मेटल पोल्यूशन की। देखो बीज ना मेटल पोल्यूशन को एब्जॉर्व कर लेती हैं फ्लावर से एब्जॉर्व करती हैं, जो एब्जॉर्ब्ड इट है ना फ्रॉम द सॉइल, है ना। अब वो देखो, हम जो बीज क्या करती हैं, बीज जो होता है मेटल पोल्यूशन कैसे उन तक पहुंच जाता है, उन तक पहुंचता है फूलों से। और फूलों में कैसे पहुंचता है? फूल तो प्लांट के थ्रू होते हुए सॉइल से सब एब्जॉर्व कर रहे हैं ना, मॉडर्न जो है एब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम मॉडर्न मशीन्स एंड व्हीकल्स, और सॉइल्स में जो सब पड़ जाता है, और सॉइल से आया प्लांट में, प्लांट से आया फूल में, फूल से आया हनीज में, मतलब बीज में। फिर स्ट्रेस एक वजह है, देखो स्ट्रेच ऑफ शिपिंग बैक बीज एंड फोर्थ अक्रॉस द कंट्री, ये इससे काफ़ी आम चीज़ है कमर्शियल बी कीपिंग में, और ये स्ट्रेस डाल रहा है इंसेक्ट के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल लग रहे हैं इसी कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर में। हैबिटेट लॉस है, देखो डेवलपमेंट की वजह से फार्म्स अबेंडेंड हैं, क्रॉप्स बढ़ रहे हैं बिना किसी हैबिटेट के उगाए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ देखा जा रहा है कि कम है, ग्रोइंग गार्डन्स हैं विद फ्लावर्स, है ना, जो फ्रेंडली तो है नहीं फार्मर्स के लिए, ये सब वजह हैं। तो अब हम वजह आती कि क्यों, कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बीज को। कुछ चीज़ें हैं, समझाते हैं आपको। पॉलिसी मेकर्स ने कहा कि भैया एक्शन हमें लेना है जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे बीज को और दूसरे और पॉलिनेटर्स को। फार्मर्स को ऐसे कामों के लिए रिवॉर्ड दिया जाए जिससे बी की पॉपुलेशन और बढ़े। इसके अलावा असिस्टेंस दी जाए फार्मर्स को, जो बहुत सारे पॉलिनेटर्स को और जो है वो सपोर्ट करें, सिर्फ बीज को ही नहीं बल्कि और को भी। बी रिसर्च और मजबूत बनाई जाए, है ना, और उसको बढ़ावा दिया जाए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को जो है लाया जाए, जिससे मिनिमाइज हो पेस्टिसाइड्स को, रिस्क को भी। इसको सिटी डेवलपर्स जो रिप्लेस करेंगे आईपीएम को, दैट इज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को, जहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्थ में, वाटर क्वालिटी में, पॉलिनेटर्स में। तो अगर ये सीसीडी कंटिन्यू रहा तो कॉन्सिक्वेंसेस जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी के हैं वो भी यहाँ पे जो है रहेंगे, और हमारी जो एबिलिटी है खुद को फीड करने की, वो समझ लीजिए यहाँ प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो अगर इसका कहने का मुद्दा ये है कि नो मोर बीज, नो मोर पॉलिनेशन, नो मोर प्लांट्स और नो मोर एनिमल्स और नो मोर मैन, ये समझ लीजिए कुल मिला के खाना ही नहीं होगा जिंदा कैसे रहोगे, प्लांट ही नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहोगे, ठीक है। और लास्ट में हम इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं जो कहता है यहाँ पे नियोनी कोटिनॉइड्स। क्या है ये, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये जो है ये नए क्लास है इंसेक्टिसाइड्स का, केमिकली रिलेटेड किससे है, ये निकोटीन से रिलेटेड है, जो कि खुद में बड़ी समस्या है। नाम खुद ही कहता है न्यू निकोटीन लाइक इंसेक्टिसाइड, है ना, लाइक निकोटीन, जो निकोटीन की तरह ही ये जो नियोनिकोटिनॉइड्स हैं ये भी कुछ तरह के रेप्टर्स पे काम करते हैं इन द नर्व सिनेप्स, और ये बहुत टॉक्सिक हैं इनवर्टिब्रेट्स के लिए, जैसे इंसेक्ट्स, देन दे आर टू मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर हायर ऑर्गेनिजम्स। तो जो है ना ये कॉमन मोड ऑफ एक्शन शेयर करते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंसेक्ट्स का अफेक्ट करता है, इसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ ये इसको जो और पॉपुलर बना रही है पेस्ट कंट्रोल में, ये उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी है, आराम से पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आराम से सॉइल में अप्लाई हो जाते हैं और प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सॉइल इंसेक्टिसाइड एप्लीकेंट्स की वजह से जो
रिस्क है इंसेक्टिसाइड ड्रिफ्ट का वो कम होता है फ्रॉम द टारगेट साइट, एंड एटलीस्ट जो है एंड फॉर एटलीस्ट सम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का भी जो प्लांट के ऊपर होते हैं। अब जब भाई एक अच्छे इंसेक्ट हुए, एक तो खराब है उनको चलो हट गए, लेकिन जो अच्छे इंसेक्ट हैं वो भी तो इससे दूर हो गए ना। अब जैसे कि इनमें आ गया, इनमें कुछ चीज़ें आ रही जैसे कि इमिडालोक्रोपिड, एसिटामिप्रिड, इसके अलावा आता है क्लोथिनिडिन, डायनोटिफ्यूरिन, इसके अलावा नाइथीजाइन, थियाक्लोप्रिड और थियामेक्सोजम, है ना। तो कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी देखने को मिलती हैं सिंस देयर इनिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ था जब पोटेंशियल एनवायरमेंटल फेट को लेके अफेक्ट इसका जो है वो पर्टिकुलरली पॉलिनेटर्स पे क्या है, तो इन सब से रिलेटेड अच्छा स्टडीज़ करी गई थी 1990s में। वो भी सजेस्ट करती हैं कि जो निकोटिनिक रेसिड्यूज़ हैं ये इकट्ठा हो जाते हैं इन पॉलेंस एंड नेक्टर, जिससे प्लांट को खतरा है, बहुत ही रिस्क है पॉलिनेटर्स को। मेजर कंसर्न ये है कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका रोल रीज़न आज के टाइम की जो पॉलिनेटर्स की जो संख्या डिक्लाइन हो रही है उसमें है ना। नई रिसर्चेस ये भी दिखाती हैं कि इनकी जो टॉक्सिसिटी है बीज को लेके, दूसरे बेनिफिशियल इंसेक्ट को लेके, क्योंकि थ्रू द लो लेवल कंटामिनेशन ऑफ नेक्टर एंड पॉलेंस विद निकोनोइड इंसेक्टिसाइड्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। हालांकि जो लो लेवल है एक्सपोजर के, उससे नॉर्मली जो बीज हैं वो डायरेक्टली मर नहीं रही हैं, है कम मात्रा में, बट ये बीज की एबिलिटी जो है ना नेक्टर करने की, लर्न करने की, याद रखने की फ्लावर कहाँ लोकेटेड था वहीं तो जाती है ना नेक्टर करने के लिए, तो पॉसिबली ये चीज़ ख़राब हो जाती है, वापस कैसे लौटना है कंफ्यूज हो जाती है, उनको नहीं पता, वो ऐसे मर जाएंगी फिर। तो अभी पुरानी बात हो गई है, लेकिन 2013 में यूरोपियन कमीशन ने डिसाइड भी किया था कि हम 2 साल का मोरेटोरियम यूरोपियन यूनियन में इंट्रोड्यूस करेंगे ऑन द 3 नियोनिकोनोइड कंपाउंड्स को लेके, जिनका नाम है क्लोथिनिडिन, इमिडाक्लोप्रिड और थियामेक्सोजम, है ना। तो उसके बाद रिपोर्ट्स आई बाय द यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, ये कहा कि सब्सटेंसेस एक बहुत बड़ा रिस्क है हनी बीज को लेके, जो कि एसेंशियल होती हैं फार्मिंग और नेचुरल इकोसिस्टम के लिए। तो ये हमने पूरी आपको बताया ये क्या होता है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। फिलहाल इस लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट में हम वाइल्ड लाइफ, एलिफेंट, लेपर्ड एक्सेट्रा की डेथ क्यों हो रही है कोलिजन से विद ट्रेन के साथ लड़ के बेचारे मरे जा रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे। लेक्चर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, इंस्टा, हर चीज़ के चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही रहेगा क्योंकि आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलती रहेंगी। लास्ट वाला लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होगा, इसके बाद वाला मतलब। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।